का। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। बिहार की सियासत में आज ऐसा घमासान मचा कि कहा जा सकता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मियां अपने चरम पर है। राज्य की धरती पर राजनीतिक दिग्गजों का जमावड़ा लगा। कोई सत्ता बचाने की लड़ाई लड़ रहा तो कोई बदलाव की बयार लाने की कोशिश में है। अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जैसे बड़े बड़े चेहरे आज एक साथ बिहार के अलग अलग जिलों में जनता के बीच पहुंचे और चुनावी फिजा में अपनी अपनी बातों की आग भड़ती। सभी ने अपने अपने अंदाज में जनता के बीच हुंकार भरी। बिहार के दरभंगा से लेकर बक्सर और नालंदा से मुजफ्फरपुर तक जनसभाओं की गूंज ने चुनावी माहौल को और भी ज्यादा गर्मा दिया। जहां पर एनडीए विकास और सुशासन की दुहाई दे रहा है, तो वहीं महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा जैसे मुद्दों पर सत्तारूढ़ दल को घेरने में लगा हुआ है। बिहार का राजनीतिक का आसमान अब नारों, वादों और तंजों से भरा हुआ है। हर नेता जनता की नब्ज टटोल रहा है, क्योंकि अब फैसला उसी के हाथ में है जो आने वाले 6 और 11 नवंबर को अपनी उंगली से लोकतंत्र की इबादत लिखेगा। दरभंगा की रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर तीखा वार करते हुए कहा कि लालू का सपना है बेटा मुख्यमंत्री बने और सोनिया चाहती हैं कि बेटा प्रधानमंत्री बने, लेकिन जनता अब वंशवाद की राजनीति को खत्म करने का मन बना चुकी है। उन्होंने बिहार में मेट्रो, नया एम्स और हवाई अड्डे जैसी बड़ी परियोजनाओं के वादे किए और साथ ही कहा कि भाजपा की सरकार विकास के दम पर बिहार को देश के अग्रणी राज्यों में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं अमित शाह की बात करें तो अमित शाह ने यह भी कहा कि अगर एनडीए की सरकार दोबारा आई तो राज्य में जंगल राज की वापसी का डर खत्म हो जाएगा। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दरभंगा के हायाघाट और छपरा की सभाओं में यह कहा कि विपक्ष सिर्फ नकारात्मक राजनीति कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमने सीमाओं की रक्षा से लेकर गरीब के घर तक गैस सिलेंडर पहुंचाने तक का काम किया और ये बातें सिर्फ भाषण नहीं, हकीकत है। संदेश सटीक था कि बिहार का वोटर अब ठोस काम देखकर फैसला करता है, ना कि खोखले बातों पर। तो ये बात करें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की, तो सीएम योगी ने बिहार के सीवान में बाहुबली शहाबुद्दीन के गढ़ में रैली की। यहाँ बुलडोजर से उनका स्वागत किया गया तो वो खुश हो गए और कहा कि यूपी में बुलडोजर माफिया की छाती पर ऐसे दौड़ता है कि सपा और उनके पार्टनर्स को सिर्फ फातिहा पढ़ने का मौका मिलता है। सिवान और बक्सर में योगी आदित्यनाथ ने अपनी आक्रामक शैली में ये कहा कि बिहार की राजनीति को जाति नहीं, विकास तय करेगा। उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा और ये कहा कि जिनके घरों में रोजगार कभी मुद्दा नहीं रहा, वो आज युवाओं के भविष्य की बात कर रहे हैं। योगी ने राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दों का जिक्र करते हुए भीड़ को याद दिलाया कि एनडीए सरकार ही वो ताकत है जिसने देश को आत्मसम्मान दिया। अपने गृह जिले नालंदा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी रोड शो किया और इसी के चलते बताना चाहेंगे कि जनसभाओं में एक ही बात दोहराई कि हमने बिहार को अंधेरे से निकालकर सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य की रोशनी दी है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग बिहार को फिर से पुराने दौर में ले जाना चाहते हैं। नीतीश ने विकास कार्यों की लंबी सूची गिनाई। हर घर नल का जल, सड़क संपर्क, साइकिल योजना, महिला सशक्तिकरण को अपनी सरकार की उपलब्धियां बताई। दूसरी ओर बात की जाए महागठबंधन की, तो महागठबंधन के प्रमुख चेहरे राहुल गांधी ने मुजफ्फरपुर और दरभंगा की रैलियों में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 20 साल हो गए हैं पर बिहार की हालत वही की वही है, न रोजगार, न शिक्षा, न स्वास्थ्य। उन्होंने नीतीश कुमार और भाजपा दोनों पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार के युवाओं को पकौड़ा तलने की सलाह नहीं, रोजगार चाहिए। राहुल ने महागठबंधन की ओर से नए बिहार, नई उम्मीद का नारा दिया और तेजस्वी यादव को युवा नेतृत्व के रूप में आगे किया। तो वहीं बिहार में आज जो दृश्य देखने को मिला वो ये बताता है कि जनता भी इस चुनाव में बराबर की भागीदार है। गांव-गांव में चौपालों से लेकर शहरी चौराहों तक चर्चा सिर्फ एक, कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री। भीड़ दोनों ओर उमड़ रही है, लेकिन स्पष्ट लहर किसके पक्ष में नहीं दिखती। मतदाता अब वादों से ज्यादा काम की तुलना करने लगे हैं। बिहार की राजनीति हमेशा से जाति समीकरणों पर टिकी रही है, लेकिन इस बार दलित, पिछड़ा और युवा वोट निर्णायक माना जा रहा है। एनडीए का झुकाव शहरी वोट बैंक की ओर दिख रहा है, जबकि महागठबंधन की बात करें तो देखिए महागठबंधन ग्रामीण अल्पसंख्यक मतों पर फोकस कर रहा है। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन ने बेरोजगारी और शिक्षा की बदहाली को मुद्दा बनाकर युवाओं को साधने की कोशिश की, तो वहीं बीजेपी जेडीयू का पूरा जोर विकास बनाम वंशवाद के नैरेटिव पर है। लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते और सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते, मगर मैं लालू जी और सोनिया जी को कहना चाहता हूं कि बिहार में ना सीएम पद खाली है,
दिल्ली में ना पीएम पद खाली है। आपके बेटों का नंबर नहीं लगने वाला है। यहां विकास पुरुष नीतीश कुमार जी बैठे हैं और वहां नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। नरेंद्र मोदी, मुझे बताओ बेगूसराय वालों, जो अपना बेटा बेटी का चिंता करता है वो बेगूसराय का चिंता कर सकता है क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकता है? और जोर से बोलो, कर सकता है? बेगूसराय का चिंता हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी। राजद के लोगों ने किस तरीके से बिहार को केवल हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में बदनाम किया। क्या क्या आरोप लगते हैं। जो यहां का मुख्यमंत्री रह चुका हो उसको वर्षों तक जेल की हवा खानी पड़ती है। क्या हर बिहारवासी का इससे मस्तक नीचा नहीं होता? बहनों भाइयों, वही बिहार के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए राजद के उन नेताओं ने जो कुछ भी किया, आज पूरे परिवार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है। मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ी वेदना का विषय है। केवल आपके लिए ही नहीं, मनुष्य जीवन में सभी चीजों से समझौता कर सकता है मेरे बहनों भाइयों, लेकिन मान सम्मान स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं कर सकता है। क्या आपको नहीं लगता है कि बिहार के बाहर आप जाते होंगे तो आपसे कोई कहता होगा कि वहां के जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं 15 वर्षों तक, चारा घोटाले में उन्हें जेल की हवा खानी पड़ रही है, परिवार के सभी सदस्यों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। क्या आपका यह सब सुनकर मस्तक ऊंचा होता है कि मस्तक नीचा होता है? इसलिए मैं कहने आया हूं मेरे बहनों भाइयों कि आपने अभी अभी छठ का महापर्व मनाया है और मैं मानता हूं कि अभी बिहार चुनावी महापर्व मनाने की तैयारी कर रहा है। चुनाव में मुद्दा साफ है कि आने वाले वर्षों में बिहार को विकसित राज्य बनाना है या फिर उसे जंगल राज की ओर ले जाना है। यह फैसला यदि करना है तो आप सभी को यह फैसला करना है। दीवान में वह जंगल राज फिर से मत आने दीजिए। आपने देखा होगा कैसे चांद बाबू के पुत्र के ऊपर इसी सीमान में एसिड उड़ेलने का काम हुआ था। ये वही बिहार है। ये अपराधी फिर से जीवित न होने पाए। ये कांग्रेस को, आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों को शोभा दे सकता है कि वे किसी पेशेवर अपराधी और माफिया को गले लगा करके किसी बाबर और किसी औरंगजेब की मजार में जाकर के सजदा पड़े, लेकिन यह किसी सच्चे भारतीय को शोभा नहीं देता है। ये नहीं देता है। हम लोग तो उसी मार्ग के पथिक हैं जो गर्व से इस बारे में बोलता है कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे और बना करके दिखा भी देते हैं। अब किसी को संदेह है अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में? किसी को संदेह है? लेकिन ये लोग प्रश्न उठाते थे, कहते थे कैसे होगा। हमने कहा अयोध्या को सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करेंगे और आज आप देख रहे होंगे अयोध्या सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित हो गई ना। कोई संदेह है क्या? कोई संदेह है क्या? और उत्तर प्रदेश में इन माफियाओं के ऊपर कार्रवाई कैसे होती है आपने देख लिया है ना। ये डबल इंजन की सरकार ही कर सकती है। एनडीए की डबल इंजन की सरकार ही ये करेगी। इनकी प्रॉपर्टी को भी जब्त कर दिया जाता है। गरीबों के लिए आवास बनाए जाते हैं, गरीबों के लिए भी आवास बनाए जाते हैं और मैं स्वयं जाकर के उन गरीबों को वहां पर मकान की चाबी भी दे देता हूं। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे।
जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे, नाच लेंगे। कह रहा हूं आप कोशिश करो, मोदी जी आइए स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। 20 साल से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। कितने साल से? आवाज नहीं आ रहा। 20 साल से है कि नहीं है? और 11 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है कि नहीं है? सकरा को कुछ कारखाना मिला है क्या? कोई अच्छा अस्पताल मिला होगा? कोई बढ़िया विश्वविद्यालय मिला होगा? लोगों को सरकारी नौकरी रोजगार मिला होगा? नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। केवल घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? थाना ब्लॉक चले जाए, घूस देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? और राशन में रिश्वतखोरी हो रही है कि नहीं हो रही? बोलता है 5 किलो, देता है 3 किलो। रिश्वत ले रहा है कि नहीं ले रहा? तो आप देखिएगा हर घर नल से जल योजना में घूसखोरी, दाखिल खारिज कराइए, जमीन का रजिस्ट्री कराइए, उसमें घूसखोरी, जातीय प्रमाण पत्र बनाइए, उसमें घूसखोरी। और अपराध बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? मुजफ्फरपुर जिला में कोई ऐसा दिन है जब हत्या ना होती हो, हमारी बहनों के साथ रेप ना होता हो? यही मुजफ्फरपुर की बेटी 11 साल की बच्ची के साथ रेप कर दिया गया। अस्पताल में 4 घंटे बेड नहीं मिला, उसकी मौत हो जाती है। यही है सुशासन, यही है अच्छे दिन। क्या मिला आप लोगों को? बताओ सकरा की जनता, कुछ मिला तो बताओ। जो 20 साल में नहीं दिए, अब अगला 5 साल में कहां से देंगे? तेजस्वी के मन में एक दर्द है, एक पीड़ा है। तेजस्वी बेरोजगारी को हटाना चाहता है, गरीबी को हटाना चाहता है, महंगाई को खत्म करना चाहता है, बिहार से पलायन को खत्म करना चाहता है और अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाना चाहता है, बिहार को नंबर 1 बनाना चाहता है। 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं। एक हिंदुस्तान आपका, गरीबों का, हम सबका, और दूसरा हिंदुस्तान अरबपतियों का, अंबानी अदानी जैसे लोगों का। आप देखिए, कुछ दिन पहले मैंने टीवी पे देखा, एक तरफ यमुना, फोटो देखी आपने? वो देखी? एक तरफ यमुना, गंदा पानी, उसको अगर कोई पी ले या उसमें घुस जाए बीमारी हो जाए। दूसरी तरफ छोटा सा मोदी जी के लिए तालाब, दूर दूर से पाइप से पानी आता है। एक हिंदुस्तान, मोदी जी वाला हिंदुस्तान। अगर मोदी जी को ड्रामा करना है, छठ पूजा का ड्रामा करना है, तो पानी आ जाएगा, वीडियो कैमरा आ जाएंगे, साफ पानी, और उसी के 10 गज दूर हिंदुस्तान की सच्चाई। एक तरफ नाटक, अंबानी अदानी का हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी का ड्रामा, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की सच्चाई, गंदा पानी, बीमारी। बिहार में चुनाव करीब है और ऐसे में देखिए आज किस तरीके से ताबड़तोड़ रैली और जनसभाएं देखने को मिली है। एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन कैसे एक साथ आज कहीं ना कहीं नजर आया है और इसी के चलते आपको बताना चाहेंगे कि लगातार देखिए जो
आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, वो लगातार जारी है। अपनी अपनी हुंकार भरते हुए यहाँ पर लोग नजर आए हैं। अगर बात की जाए देखिए राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी भी तमाम तरह के जो सवाल है वो उठा, और इसके चलते बात करें अगर अमित शाह और राजनाथ सिंह की, तो देखिए अमित शाह और राजनाथ सिंह ने भी तमाम जो बातें हैं वो रखी अपनी। राहुल गांधी ने अगर बात करें तो देखिए मोदी वोट के लिए ड्रामा करते हैं ये कहा, साथ ही साथ नीतीश के स्वास्थ्य पर भी राहुल गांधी आज सवाल खड़े करते हुए नजर आए। और इसी के साथ ही राहुल गांधी ने पलायन बेरोजगारी का मुद्दा भी काफी जोर शोर के साथ उठाया है। अडानी को लेकर सरकार को जमकर घेरते हुए भी राहुल गांधी आज नजर आए। और इसी के साथ ही अगर बात करें एसआईआर को लेकर, तो देखिए इससे पहले भी एसआईआर को लेकर राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को काफी जोर शोर से उठाते हुए नजर आए थे। और एक बार फिर से आज जब रैली करने के लिए पहुंचे बिहार में राहुल गांधी, तो वहां पर एसआईआर को लेकर केंद्र और इलेक्शन कमीशन दोनों को जमकर घेरा है और साफ तौर पर यह कहा है कि हमने अभी 20 दिनों तक एसआईआर को लेकर यात्रा निकाली और ये लोग अपनी मर्जी चला रहे हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा में जिस तरह से वोट चोरी की गई वो यहां भी करना चाहते हैं। तो देखिए एसआईआर का मुद्दा रुक नहीं रहा है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से सेकेंड फेज में इसको 12 राज्यों में कराने की बात कही है, लेकिन राहुल गांधी अभी रुके नहीं है। इससे पहले भी जब बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया हो रही थी वहां पर भी तमाम मुद्दे उठाए और जिस तरीके से वो प्रेजेंटेशन देते हुए नजर आए थे। और अब एक बार फिर से देखिए आज जब वहां पर पहुंचे बिहार में रैली करने के लिए, जनसभा को संबोधित करने के लिए, तो कैसे एसआईआर के मुद्दे को राहुल गांधी उठाते हुए नजर आए। और इसी के साथ ही बात की जाए इलेक्शन कमीशन की, तो देखिए इलेक्शन कमीशन को भी राहुल गांधी जमकर घेरते हुए नजर आए हैं। तो बिहार में रैलियों की बहार आज देखने को मिली है, धुआंधार रैलियां देखने को मिली है। इंडिया वर्सेस बात करें यहां पर, तो देखिए एनडीए का साफ तौर पर आज जो रैलियां हैं, जो जनसभाएं हैं वो ताबड़तोड़ देखने को मिली है। राजनाथ सिंह, अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ आज हुंकार भरते हुए बिहार में नजर आए हैं। और इसी के चलते बताना चाहिए कि सीएम योगी आदित्यनाथ की बात कर ले तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिहार के सीवान में बाहुबली शाहबुद्दीन के गढ़ में ये रैली की और साथ ही यहाँ पर बुलडोजर से उनका बड़ी ही भव्य तरीके से जो स्वागत है वो किया गया। और इसी के चलते सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज ये भी कहा कि यूपी में बुलडोजर माफिया की छाती पर ऐसे दौड़ता है कि सपा और उसके जो पार्टनर्स हैं वो सिर्फ फतिहा पढ़ने का उनको मौका तक नहीं मिलता। तो आपको बताना चाहिए कि आज ताबड़तोड़ रैलियां जो है, जो जनसभाएं हैं वो बिहार में आज देखने को मिली है। इससे पहले जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने अपना मैनिफेस्टो कल जारी किया और आज ये ताबड़तोड़ रैलियां, और इसी के चलते बताना चाहेंगे कि तमाम जो मुद्दे हैं वो उठाते हुए नजर आए, चाहे वो एनडीए की तरफ से उठाए गए हो या फिर अगर बात की जाए इंडिया गठबंधन की तरफ से उठाए गए हों। राहुल गांधी लगातार नीतीश के स्वास्थ्य पर आज सवाल खड़े करते हुए नजर आए। इसी के चलते बात की जाए पलायन बेरोजगारी का मुद्दा भी राहुल गांधी ने काफी जोर शोर के साथ उठाया है। अडानी को लेकर सरकार को जमकर घेरते हुए भी आज राहुल गांधी नजर आए हैं। तो बताना चाहेंगे आपको कि लगातार देखिए जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन बिहार में चुनाव से पहले जिस तरीके से ये राजनीति जो है वो काफी गर्माती हुई नजर आ रही है। और बिहार में रैलियों की बहार और धुआंधार ये जो रैलियां हैं वो देखिए आज किस तरीके से नजर आई। और अगर बात की जाए कैसे बिहार के रण में जिस तरीके से आज गरजते हुए अमित शाह, राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं, तो दूसरी तरफ बात की जाए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी खूब आज जोर शोर से गरजते हुए नजर आए हैं, जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए हैं। बात करें इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन आज लगातार बात करें यहाँ पर, तो देखिए तमाम मुद्दे जो है वो उठाते हुए नजर आ रहा है, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो गरीबी का मुद्दा हो, शिक्षा स्वास्थ्य का मुद्दा हो। और मैनिफेस्टो भी कल जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने जारी किया है उसमें कहीं ना कहीं साथ लेकर चलने की बात युवाओं, महिलाओं और खासतौर पर अगर की जाए किसानों को लेकर कही है। और इस तरीके से आज जिस तरीके से ये ताबड़तोड़ रैलियां और ये धुआंधार जनसभाएं देखने को मिली है, देखिए आज वहां पर भी यही मुद्दे जो हैं वो गरजते हुए नजर आए हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर तेजस्वी यादव हो। आज साफ तौर पर देखिए ये कहा है राहुल गांधी ने कि नरेंद्र मोदी को छठ पूजा से कोई भी लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ अपना वोट चाहिए। आप वोट के लिए उनसे कोई भी ड्रामा करवा लो वो कर देंगे, वोट के लिए उनसे कहिए कि स्टेज पर आकर डांस कर दीजिए तो वो डांस भी कर देंगे। तो इस तरीके से देखिए आज राहुल गांधी कहते
सरकार को घेरते हुए नजर आए। और आज इसी पर हम प्राइम चर्चा करेंगे किस तरीके से बिहार में चुनाव नजदीक है और आज ताबड़तोड़ ये रैलियां, जनसभाएं जो देखने को मिली है इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए की, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो पैनल पर गेस्ट है वो भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम आपको उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे जी जुड़े हुए इस खास चर्चा में। विकास पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसी के साथ ही कांग्रेस से हमारे साथ प्रदीप सिंह जी जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो से हमारे साथ आदेश शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। आदेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आदेश शुक्ला जी आपकी तरफ रुख करेंगे। आदेश जी, आज देखिए जिस तरीके से देखने को मिला ये ताबड़तोड़ रैली और जनसभाएं जो देखने को मिली है बिहार में, चुनाव के लिए अभी कुछ ही वक्त बचा है, लेकिन ऐसे में आज जो तस्वीर देखी गई है बिहार से इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए की, क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि बयानबाजी का दौर आपने भी देखा होगा किस तरीके से आज देखने को मिला है बिहार में। आदेश जी। जी देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि छठ पर्व के बाद जो है बिहार के इलेक्शन में इलेक्शन का पर्व एकदम आ जाएगा। और जिस तरीके से आज आपने देखा, चाहे वो गृह मंत्री की रैली हो, चाहे रक्षा मंत्री की रैली हो, चाहे उत्तर प्रदेश के सीएम की रैली हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष की रैली हो और चाहे तेजस्वी की रैली हो, तो सभी लोग बिहार के चुनाव में महासंग्राम, जो चुनाव महासंग्राम है उसमें उनकी पूरी भूमिका इस समय चल रही है। स्वाभाविक सी बात है, चुनाव है तो एक दूसरे को लोग कहेंगे। ये भी मैंने बात पहले भी कही थी कि छठ पर्व का जैसे ही पर्व खत्म होगा उसके बाद जो चुनावी रैली होंगी वो रैलियों के भाषण बड़े ही अच्छे होंगे। और आज के भाषण भी आपने देखा होगा, आज के भाषण में दोनों तरफ से बैटिंग करी गई है। आप उत्तर प्रदेश के सीएम को ले लीजिए तो योगी जी का जो एक उत्तर प्रदेश के सीएम, उनका एक जो अंदाज रहता है और जो उनका एक स्टाइल रहता है, उन्होंने सबसे पहले वही बात यूज करी बुलडोजर को लेकर। और फिर आइए रक्षा मंत्री को ले लीजिए, रक्षा मंत्री ने भी जो बात कही वो भी अपने मंत्रालय से जोड़कर कही कि उन्होंने एक तरीके से अगर कहा जाए तो सिंदूर का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने बता दिया अपने भाषण में पूरा कि महागठबंधन के लोग ऐसा चाहते हैं और देश विदेश में ऐसा करते हैं, ऐसा बोलते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। अमित शाह ने भी जिस तरीके से बताया, अमित शाह ने तो सीधा टारगेट किया राहुल गांधी और तेजस्वी को लेकर, और उन्होंने साफ ये कहा कि भाई बिहार में सीएम की कुर्सी खाली नहीं है और पीएम की भी कुर्सी खाली नहीं है। तो ये सारे बयानों को देखकर लगता है कि बिहार में इस समय चुनाव एकदम पीक पे आ चुका है। अब रही बात आज के एनालिसिस करने की बात है, तो मुझसे अगर पूछा जाए तो मुझे बिहार में सबसे अच्छा भाषण आज जो है अगर लगा तो तेजस्वी का लगा है। ठीक है, सबने अपना अपना बोला है, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो तेजस्वी का भाषण मुझे अच्छा लगा है। और जितनी मैं राहुल गांधी से अपेक्षा कर रहा था वो भाषण मुझे थोड़ा सा आज अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये चुनावी भाषण था। चुनावी भाषण में पहला भाषण था उनका, और जो तेजस्वी ने मामले उठाए, जिस तरीके से अंदाज से उठाए, क्योंकि राहुल जी ने जिस तरीके से उठाए अडानी अंबानी, ये उनके पुराने मामले हैं। आज आके तेजस्वी ने हर योजना को ये बताया जो एनडीए सरकार की योजनाएं चल रही हैं। बोले हर घर नल पे जो है भ्रष्टाचार हो रहा है, बोले उज्ज्वला पे, राशन पे, बोले राशन 5 किलो बोला जाता है, 3 किलो दिया जाता है। तो ये जो कनेक्ट करने वाला चीज है, आप बात समझिएगा कि जो जनता से कनेक्टिविटी इनकी बनती है, ये जो योजनाओं को साथ में एक साथ कनेक्ट करके बोलते हैं नेता लोग, वो मुझे लगता है कि आज तेजस्वी का भाषण अच्छा है जी। और अभी चुनाव में समय है, कौन कितना आगे बढ़ रहा है, कितना आगे चल रहा है, ये सारी बातें हैं। तो ये देखना और अच्छा होता जाएगा कि कैसे कैसे। और छठ के पर्व को लेकर राहुल गांधी ने भी कहा कि प्रधानमंत्री, मुझे लगता है कि छठ के पर्व को लेकर, छठ का एक पर्व, एक मान्यता है और लोगों में बड़ी आस्था है, तो उस पर्व के नाम पर
राजनीति अगर ना होती तो मुझे लगता है कि अच्छा होता, कि एक पर्व के नाम को लेकर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पर्व में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब जगह एक चीज चलती रहती है, और जिस चुनाव में तो और अगर आप देखिए तो उसका इम्पैक्ट उसको ट्रोलिंग शुरू हो गई, उसी चीज को लेकर ट्रोलिंग शुरू हो गई। तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि कौन सी भावना, कौन सी चीज है जिस पे अगर हम बोलेंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। हो सकता है उसका इम्पैक्ट अच्छा हो जाए, मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ, मैं कोई वो तो हूं नहीं कि एकदम अंतर्यामी तो हूं नहीं। हो सकता है कि वो मंझे हुए नेता हैं राहुल गांधी, वो भी उन्होंने भी कुछ सोच के बोला होगा कि अगर हम ऐसा बोलेंगे तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। लेकिन देखना यह है कि जो चुनाव है अब उसमें हम लोग देखते हैं कि आगे ये रैलियां, किसकी रैली कितनी ज्यादा सीटें ले जाएगी, भाई एनालिसिस बाद में किया जाता है कि तेजस्वी ने इतनी रैली की, राहुल ने इतनी रैली की, तो ये सीट पे इम्पैक्ट हुआ कि नहीं हुआ। क्या कहते हैं, योगी जी यहाँ से रैली करने गए, उन्होंने 10 सभाएं करी, तो कितनी सीटें निकली। लेकिन देखिए जिस तरीके से आज राहुल गांधी का ये जो भाषण देखने को मिला, और उन्होंने जिस तरीके से ये कहा कि मोदी जी वोट पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अगर जनता कह रही है कि भाई हम तुमको वोट देंगे, जरा स्टेज पर नाच के दिखाओ, तो वो नाच भी देंगे। और इसी पर मेरा सवाल कांग्रेस से भी रहेगा, लेकिन विकास पांडे जी से इसी पर सवाल लेना चाहेंगे। विकास पांडे जी, आज देखा गया जिस तरीके से राहुल गांधी का ये जो स्टेटमेंट सामने आया, वो जिस तरीके से ये कहते हुए नजर आए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ भी कर सकते हैं वोट पाने के लिए, अगर उनसे ये कहा जाए कि वो डांस भी कर दे स्टेज पर तो वो भी बड़ी खुशी खुशी कर देंगे। कैसे देख रहे हैं इस स्टेटमेंट को विकास जी? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए इस तरीके का स्टेटमेंट दिया है, अब बिहार की जनता भी देखेगी, बिहार की जनता भी इस चीज का आकलन करेगी कि जो बार बार प्रधानमंत्री जी को लेकर के आप अनर्गल प्रलाप करते हैं। आप कोर्ट के सामने माफी मांग चुके हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, जब आपने अपशब्द कहे तो कोर्ट ने आपको लताड़ लगाई। कोर्ट ने यहां तक कह दिया राहुल गांधी जी के लिए कि कोई सच्चा भारतीय ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकता जैसी टिप्पणी राहुल गांधी जी ने की। अब दिक्कत यह है कि राहुल गांधी जी की पार्टी के साथ कि उनके पास और कोई नेता नहीं है जिसे वो आगे करके राजनीति में कांग्रेस को वापस ला पाए। अब ले दे के राहुल गांधी हैं उनके पास, और राहुल गांधी के ही साथ उन्हें आगे जाना है। बार बार देखिए, लगभग 15 दिन होने जा रहे हैं बिहार का चुनाव अनाउंस हुए, बिहार 15-20 दिन से चुनाव में चल रहा है, लेकिन राहुल गांधी जी को फुर्सत आज 15 दिन बाद मिली, और वो भी संयुक्त मोर्चे की रैली के साथ। देखने वाली बात होगी कि उनके अपने प्रत्याशी भी बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, कितना राहुल गांधी उन रैलियों में जाएंगे ये देखने वाली बात होगी, और मुझे लगता है कि ये अपने में बड़ा सवाल भी खड़ा करेगी। लेकिन तमाम सी चीजें ऐसी हैं कि जैसे आपने देखा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी कह रहे थे आदेश जी कि तेजस्वी यादव जी का भाषण इंपैक्टफुल था। निसंदेह हो सकता है कि उनका भाषण इंपैक्टफुल हो, लेकिन इस इंपैक्टफुल भाषण को प्रिया जी आप समझिएगा कि 76% आरजेडी के उम्मीदवार दागी हैं, 60% से ज्यादा उम्मीदवार ऐसे हैं आरजेडी के जिन पर गंभीर आपराधिक मुकदमे, मतलब हत्या, डकैती, अपहरण जैसे आरोप हैं, 60% से ज्यादा। तेजस्वी यादव खुद एक बड़ा जुमला लेकर के आए, तेजस्वी यादव पूरे बिहार के अंदर तैराने के लिए कि हम हर घर को नौकरी देंगे। लेकिन जब पत्रकार साथियों ने उनसे सवाल किया कि बिहार की जीडीपी तो 2.5 लाख करोड़ है, बिहार का तो बजट ही 2.5 लाख करोड़ का है, आप कैसे जाकर के 12 लाख करोड़ रुपए जो सैलरी पे खर्च होगा वो दे पाएंगे? तो बोले नहीं नहीं वो हम करेंगे, और वो हमें मालूम है कि ऐसा लग रहा हो जैसे कि एक अलादीन का चिराग राहुल गांधी वाले पैटर्न पे है तेजस्वी यादव। प्रिया जी, जैसे राहुल गांधी जी आलू से सोना, आपको तमाम सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन एक बात वो बहुत अच्छी छुपाते हैं, और वो बात ये है कि जब तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि हम हर घर को नौकरी देंगे, तो उसके बाद एक डैश 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 और है, और वो डैश 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 इस बात का प्रमाण है कि वो नौकरी देंगे, लेकिन उन लोगों को नौकरी देंगे जिनके पास जमीन होगी। तो जो जमीन होगी नौकरी उन्हें मिलेगी तेजस्वी यादव अगर धोखे से भी सत्ता में आए। और फिर क्या होगा ये किसी से छुपा नहीं है, बिहार को दशा और दुर्दशापूर्ण माहौल देने वाले लोग आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। परंपरा वही है भाई,
परंपरा थोड़े ना बदली है, आरजेडी की परंपरा कहीं बदली है? हम सबने देखा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर, जिन दलितों के नाम पर पूरे बिहार में राहुल गांधी घूम घूम करके वोट मांग रहे हैं, लेकिन अपने पैरों के नीचे उस तस्वीर को रख करके क्या मैसेज देना चाह रहे थे लालू यादव जी, ये पूरे बिहार में देखा है भाई। ठीक है, तो मुझे लगता है कि और तमाम से उनके शासनकाल इस बात का गवाही रहा है कि दलितों के ऊपर अत्याचारों में, चाहे बांके का नरसंहार हो, चाहे शंकर विघरा का नरसंहार हो, चाहे तमाम से लक्ष्मणपुर बाते का नरसंहार हो, तमाम ऐसे 12 नरसंहार, तमाम ऐसे नरसंहार हैं प्रिया जी, कि जिन नरसंहारों ने बिहार में एक ऐसी पटकथा लिखी कि जिसने बिहार को शर्मसार कर देगा। ठीक है विकास जी, आपको एक बात बताऊं, देखिए सबसे बड़ी चीज, आप आरोप लगा देना बहुत कोई नई बात नहीं है। आप विपक्ष में हो, आपका काम है कि सरकार पर आरोप लगाइए, आपका काम है, लेकिन सरकार के काम काजों का आकलन भी जनता करेगी। ठीक है विकास जी, ठीक है। प्रदीप जी से भी जवाब लेना चाहूंगी। प्रदीप जी, जिस तरीके से आज ये कहा जा रहा था, एक तो सबसे पहले जो बिहार से तस्वीर आज देखने को मिली है, ताबड़तोड़ रैलियां, ये जो जनसभाएं देखने को मिली, इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए की साफ तस्वीर आज देखी गई बिहार में। और जिस तरीके से प्रदीप जी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी बांग्लादेशियों को लगातार बचा रहे हैं, बार बार बचाने की कोशिश करते हैं। अमित शाह ने आज ये बात जो है वो अपनी जनसभा में बोली है। आखिर क्यों राहुल गांधी बांग्लादेशियों को बचा रहे हैं? क्या कुछ जवाब देंगे? इतनी बड़ी बात अमित शाह जी कह रहे हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी बांग्लादेशियों को बचा रहे हैं। बांग्लादेशी इनके रहते हुए भारत में प्रवेश कर जा रहे हैं और उसके बावजूद जेल के शिक्षों के पीछे नहीं जा रहे हैं और बचा राहुल गांधी रहे। तो सबसे पहली बात यह है कि यह सरकार इतनी कमजोर है कि अभी तक लगातार 12 वर्षों से बांग्लादेशी भारत में लगातार आ रहे हैं और सरकार ना उन्हें जेल के शिक्षकों को पीछे भेज पा रही है, ना बांग्लादेश वापस भेज पा रही है, ना उन्हें गिरफ्तार कर पा रही है, ना आने से रोक पा रही है। तो कमजोर सरकार कौन है? जवाबदेही किसकी है? तो निश्चित तौर पर भारत सरकार की जवाबदेही, अमित शाह जी जो बड़े बड़े बयान दे रहे थे उनकी जवाबदेही है। प्रधानमंत्री जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी बता रहे थे, प्रधानमंत्री जी के बारे में ये बात कही गई, बहुत गड़बड़ बात कही गई। अरे भैया, प्रधानमंत्री जी के लिए ही रेन कोट पहन के नहाने की बात कही गई थी। प्रधानमंत्री जी के लिए एक चोर शब्द का प्रयोग किया गया था। नेता विपक्ष के को तमाम तरह की भाषा, आदरणीय सोनिया गांधी के लिए तमाम तरह की भाषा का प्रयोग किया गया था। आदरणीय वर्तमान विपक्ष के नेता पर तमाम तरह की टिप्पणियां की जाती और ये बात करते हैं। निश्चित तौर पर अभी दलितों के सम्मान की बात कर रहे थे, जहां से बैठकर हम चर्चा कर रहे हैं, यहां से 20 किलोमीटर की दूरी पर संघ के एक पदाधिकारी द्वारा एक दलित बुजुर्ग को जिस तरीके से मूत्र पान कराने की बात आई और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी उन्हें संरक्षित करती नजर आई, इससे बड़ी बात कुछ हो सकती है क्या? जब हम इस पर चर्चा कर रहे होते हैं तभी उन्नाव से वही घटना आती है कि वहां के प्रधान के भाई जो दलित बिरादरी से आते हैं, वहां के दबंगों ने जो भारतीय जनता पार्टी से जिनका संपर्क था, लाठियों से पीटा और ये बताते रहे कि मैं प्रधान का भतीजा हूं और उसके बाद जात सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए लगातार उन्हें लाठियों से पीटते रहे। ये वो लोग हैं जो कतई किसी कीमत पर इन्हें दलित, पिछड़ा, कमजोर, अल्पसंख्यक कतई पसंद ही नहीं। और बात करते हैं बिहार के विकास की, जो बिहार का डीएनए पर सीधे सीधे सवाल खड़ा करता हो, वो बिहार के विकास की बात करेगा। और ये अभी बात कर रहे थे तेजस्वी ने, जब ये कहा, आदरणीय तेजस्वी जी ने जब ये कहा कि हर घर नौकरी, तो बता रहे थे ये तो मजाक है, ये तो ऐसे राहुल गांधी और तेजस्वी जी ऐसी बात करते हैं। इसलिए ऐसे कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने जब 2 करोड़ सालाना रोजगार देने की बात की और 15 लाख रुपए लोगों के घर तक पहुंचने की बात की, यही अमित शाह हैं जिन्होंने कहा था ये तो जुमला था, ये तो जुमले, ये रोजगार को जुमला बताते हैं ये लोगों, और बताते हैं कि हाँ जो पकौड़े तलने की बात है, कि रोजगार हमने इसकी बात की थी, नौकरी की बात नहीं की थी। जिस तरीके की भाषा सरकार में बैठे हुए लोगों के पदाधिकारीगण, नेतागण, मंत्रीगण कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर किस तरीके की भाषा और किस तरीके से नागरिकों के रोजगार की बात पे जिनका विश्वास ही नहीं है, तो उन लोगों से इससे ज्यादा उम्मीद की भी नहीं जा सकती। और निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन पूरी तैयारी के साथ लोगों के बीच में है। हम लोगों को रोजगार दिलाने की बात कर रहे हैं, हम महिला सुरक्षा पर बात कर रहे हैं, हम किसानों की आय दुगनी करने पर बात कर रहे हैं, हम इन मुद्दों पर बात कर रहे हैं और वो राहुल गांधी और तेजस्वी भी बात कर रहे हैं। ठीक है
आदेश शुक्ला जी, आपके पास आना चाहूंगी। आदेश जी, देखिए बिहार की सियासत इस वक्त फिल्मी जंग बन चुकी है और ये सबके सामने है। जिस तरीके से चाहे उसमें नायक, जननायक, खलनायक, नालायक ये शब्द देखे जा रहे हैं, कैसे कैसे जो रोल है वो कहीं ना कहीं नेताओं को दे दिए गए हैं। क्या कुछ कहेंगे, ये जो फिल्मी जंग देखी जा रही है, चुनाव में कुछ ही वक्त बचाए और ऐसे में कैसे जननायक, नायक, खलनायक, नालायक, ये जो तस्वीर देखी जा रही है बिहार में? देखिए मैं 3 आपकी बातों से सहमत हूँ, नायक, जननायक, खलनायक, 3 बातों से सहमत हूँ। लेकिन एक बात से आपकी मैं सहमत नहीं हूँ कि ऐसा कहीं कुछ है। ऐसा बिहार में नहीं। बिहार के लोग बड़े समझदार हैं और बिहार का वोटर अगर आप बात करें ना तो वो बहुत समझदारी से वोट करता है। नहीं, वोटर तो समझदार है, लेकिन ये जो तस्वीर देखी जा रही है एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन की और ये जो जुबानी जंग चल रही है, जो बयानबाजियां देखने मैंने को मिल जुबानी रही हैं, जंग आपने पे भी देखी। मैंने स्टार्टिंग में ही डिबेट में आपसे कहा था कि मैंने पहले भी कहा था कि जैसे ही छठ पर्व खत्म होगा तो एक बिहार में चुनावी पर्व एक अच्छे से आ जाएगा, एक बूम कर जाएगा और वो देखने को मिल रहा है। अभी ये आपको लगातार देखने को मिलेगा। ये आज तो पहला दिन समझ लीजिए। अभी ये आपको और भी चुटीले अंदाज के भाषण आएंगे जिसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कहा जाएगा, एक दूसरे के ऊपर हो सकता है और बोला जाए कि उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया। इन सब चीज़ों को लेकर और कई जगह हो सकता है इस पे विरोध भी होगा, कई जगह एफआईआर भी होगी, कई जगह कई मामले ऐसे बनेंगे जो इस इलेक्शन में अभी और हवा देंगे। लेकिन आप सीधा सीधा समझिए कि देखिए एंड ऑफ द डे हम लोगों को यही देखना पड़ेगा। मैंने आपसे जो अभी कहा, पहले भी कहा और मैं उस बात को फिर दोहराना चाहता हूँ कि जितने भी बड़े नेता जा रहे हैं बिहार में रैली करने, संबोधन करने, उनका इम्पैक्ट क्या होगा? भाई प्रधानमंत्री की भी रैली हो चुकी है, नेता प्रतिपक्ष की भी, इनकी एलओपी जी की भी रैली हो रही हैं, लगातार हो रही हैं, गृह मंत्री भी लगे हुए हैं, रक्षा मंत्री भी लगे हुए हैं, कई प्रदेश के मुख्यमंत्री भी लगे हुए हैं, अपने अपने समाज को जोड़ रहे हैं। और कांग्रेस के राज्य से भी मुझे लगता है और लोगों की भी ड्यूटी लगाई जा रही होगी कि वो अपने अपने समाज के लोगों को कैसे कनेक्ट कर, कौन कितना कनेक्ट कर पाता है। देखिए तेजस्वी तो वहीं के हैं, तेजस्वी बिहार के हैं और अभी लालू एक चीज़ देखने में आएगी कि इन रैलियों के बीच में क्या लालू भी किसी रैली में आएंगे? ये आपने अभी तक सोचने की कोशिश करी? सवाल आप जिस तरीके से कह रहे हैं इसमें एक बड़ी नजर डालने वाली बात ये है कि क्या इम्पैक्ट डालेंगी ये जो रैलियां देखने को मिल रही है। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ की बात कर ले आदेश जी, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में जंगल राज एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और लगातार देखा गया, इस पर तमाम सवाल भी खड़े करते हुए जो पार्टीज है वो नजर आई है। लेकिन अगर इधर बात कर ले उत्तर प्रदेश की, तो सीएम योगी आदित्यनाथ को सब जानते हैं किस तरीके से जंगल राज का सफाया करने की बात करते हुए नजर आते हैं, बुलडोजर चलाने की बात करते हुए नजर आते हैं और वो कार्रवाई देखी जाती है। इसका क्या कुछ इम्पैक्ट बिहार में देखने को मिलेगा? आदेश, देखिए योगी आदित्यनाथ का एक स्टाइल है और जब भी चुनाव आता है तो उनकी जो रैलियां होती हैं उनके भाषण पसंद किए जाते हैं और वो अपनी बात को जो कहते हैं बड़े सधे हुए तरीके से कहते हैं। आपको उत्तर प्रदेश का चुनाव याद होगा तो उन्होंने कुछ विशेष बात ऐसी नहीं कही थी, ना किसी पे आरोप लगाया। आप उनके भाषणों को देखिए, बिल्कुल, तो उनके भाषण में तलखी होती है लेकिन कोई किसी पर कोई डायरेक्ट वो आप ये नहीं कह सकते कि ये उन्होंने उनके लिए कहा है। जैसे उनका एक भाषण मुझे याद आता है जो 2022 के इलेक्शन में था कि ठंडी में भी गर्मी का एहसास हो जाएगा, आपको याद होगा। बिल्कुल। तो इस तरीके के भाषण देने में योगी आदित्यनाथ बहुत आगे रहे हैं कि वो बोलते कुछ हैं और उसका जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत अलग टाइप का होता है। हालांकि नेताओं को ये क्वालिटी कुछ लोगों में होती है। जैसे उत्तर प्रदेश में बड़े नेता रहे माननीय मुलायम सिंह जी को अगर आप देखिए तो मुलायम सिंह का भी अंदाज कुछ अलग होता था। वो डायरेक्ट नहीं बोलते थे, वो जो भी कहते थे वो इनडायरेक्ट वे में ऐसी बातें कहते थे। आपने उनके भाषणों को देखिए तो वो उनका इम्पैक्ट अलग होता था। वो अपने समाज के बीच में बात कह जाते थे। इसी तरीके से योगी आदित्यनाथ हैं, वो
सर्व समाज की बात करते हैं। अगर योगी आदित्यनाथ के समाज की बात कही जाए तो वो एक संतों के समाज से आते हैं, वो संतों के समाज में तो अपनी बात कहते ही हैं और क्या कहते हैं, और पब्लिक में भी अपनी बात कह ले जाते हैं। तो भाषण रैलियों में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, इलेक्शन में नारे सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। कब किसका कौन सा नारा चल जाए, कितना इंपैक्ट करेगा, ये डिपेंड करता है। अब जैसे आप देखिए, अभी लोकसभा इलेक्शन बीता, तो लोकसभा इलेक्शन में संविधान बचाओ ये नारा दिया गया, महागठबंधन की तरफ से किया गया, और उसमें उत्तर प्रदेश में आप देखिए संविधान बचाओ 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 करके अखिलेश यादव की सीटें आप देखिए कहां से कहां पहुंच गई। तो किस चीज पर पब्लिक का इंपैक्ट आ जाएगा, पब्लिक का भरोसा हो जाएगा, ये पब्लिक के बीच में जाके समझ में आता है। और अगर मैं थोड़े दिन पहले अभी बिहार भी गया था, कुछ दिन पहले भी गया था, तो मुझे 2-3 चीजें वहां समझ में आई। एक चीज मुझे ये समझ में आई, यार वहां लड़ाई ये नहीं है कि किसकी सरकार बन रही है, वहां 2 लोगों में लड़ाई चल रही है, भारतीय जनता पार्टी में और आरजेडी में। सीटें किसकी ज्यादा आएंगी साहब, दोनों में आपस में लड़ाई है। बीजेपी चाहती है कि हमारी सीटें आए ज्यादा और तेजस्वी चाहते हैं कि हमारी सीटें ज्यादा आए। मैं ये नहीं कह रहा हूं सरकार अभी कौन बना रहा है, क्योंकि दोनों को पता है कि दोनों की सीटों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होने वाला है। और जो उनका मार्जिन है, जो इन लोगों का, क्योंकि उनके साथ महागठबंधन लगा है और इनके साथ एनडीए लगा है बीजेपी के साथ, बात समझिए। तो इनका जो मार्जिन लेवल है वो मार्जिन लेवल भी देखना होगा और इनकी सीटें ही इंपॉर्टेंट करेंगी। ठीक है आदेश जी, लेकिन बार बार देखिए जिस तरीके से नीतीश बाबू को घेरने की कोशिश की जा रही है, और आज भी ये देखा गया कि किस तरीके से उनको ये कहा जा रहा था कि बीजेपी कंट्रोल करती है, ये रोबोट हैं, और जो रिमोट कंट्रोल है वो कहीं ना कहीं किसके हाथ में है, वो सबने सुना और जाना भी। मेरा सवाल ठीक है, मेरा सवाल जी आऊंगी आदेश जी इसी पर जवाब देने, लेकिन विकास जी क्या कुछ कहेंगे? इससे पहले भी ये कहा जा रहा था विपक्षी दलों की तरफ से कि भाई नीतीश की तबीयत खराब है, हवाला बार बार दे रहे हैं क्योंकि उनको हटाने के प्लान में है पूरी तरीके से बीजेपी। और अब कैसे ये भी कहा जा रहा है, आज भी राहुल गांधी ने कहा कि नीतीश जी रिमोट कंट्रोल से चलते हैं, रोबोट है। जी क्या कुछ कहेंगे? अब जिनके यहाँ प्रधानमंत्री प्रिया जी रिमोट कंट्रोल से चलते रहे, उन्हें पूरा जमाना रिमोट कंट्रोल से दिखता है। हमें याद है कि उनकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी जी एक देश के बड़े कद्दावर नेता और पूर्व प्रधानमंत्री के लिए ये कहा करती थी कि हमारे नौकर को प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो ये कल्चर है कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी जी के परिवार का। तो ये इसमें कोई नई बात नहीं है। तो उन्हें जाकी रही भावना जैसी त्रिनेत्री प्रभु मुहूर्त ऐसी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एनडीए बिहार के अंदर चुनाव लड़ा। महत्वपूर्ण बात यह है प्रिया जी कि आपने देखा कि दलितों को लेकर के जब हमारे साथी कांग्रेस के साथी प्रदीप जी बातें कर रहे थे तो मेरा मन बड़ा द्रवित था। और द्रवित इसलिए था कि मैं भूल गया था कि आरक्षण पर 10 साल तक कुंडली मारकर बैठने वाले लोग बाबा साहब अंबेडकर को हरा करके ही मन नहीं भरा, उन्हें भारत रत्न तक नहीं दिया गया। और वो लोग आकर के दलितों के सम्मान में इतने कसीदे गढ़ रहे हैं, ये लग रहा हो कि दलितों के सबसे बड़े मसीहा यही है। तो ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग हैं। ये इनका चाल चरित्र चेहरा बिहार की जनता वो बहुत अच्छे से जानती है। प्रिया जी आपको मालूम है 2005 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय 7,914 रुपए थी। 2020-21 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय 50,555 करोड़ रुपए 555 रुपए हो गई। 50,555 कहां 7,914 रुपए, कहां 50,000 से भी ज्यादा। ये किसके शासनकाल में बदला? ये हमारे एनडीए के शासनकाल में बदला। बिहार की जीडीपी 2005 में 78,500 करोड़ की थी और आज बिहार की जीडीपी 9,76,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है।
किसके शासनकाल में बदली? उन लोगों के शासनकाल में नहीं बदली जिन्होंने शोरूम के शोरूम लूट लिए, जिन्होंने नौकरी देने के लिए लोगों की जमीनें लिखवा ली। ट्रंप को लेकर भी अभी ये जो सियासत है वो खत्म होती हुई नहीं नजर आ रही है। आज भी ये हमने सुना जाना कैसे राहुल गांधी कह रहे हैं ट्रंप से डरकर ऑपरेशन सिंदूर को रोक दिया गया। राहुल गांधी विदेश यात्रा के बाद मुझे लगता है पी चिदम्बरम से मिलने नहीं गए, वरना वो ऐसा बयान नहीं देते। एक बार पी चिदम्बरम उन्हीं के पार्टी के नेता है भाई, वरिष्ठ नेता है। मैं तो समझता हूँ राहुल गांधी से वरिष्ठ नेता है। एक बार जाकर के अगर मिलके आएंगे तो पता लगेगा। देखिए दूसरी चीज, इन्होंने 2 करोड़ रोजगार प्रति साल देने की बात की। आपको मालूम है अभी पिछले वर्ष श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए हैं और उन्होंने कहा है 2004 से लेकर 14 तक 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाली यूपीए की सरकार के मुकाबले नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 10 साल के अंदर 17.5 करोड़ लोगों को रोजगार दिया। 17.5 करोड़ लोगों को। अब दिक्कत ये फैक्चुअल बात नहीं करेंगे, क्योंकि फैक्ट पे अगर बात करेंगे तो पोल खुल जाएगी और पोल खुल जाएगी तो इनका चेहरा बेनकाब हो जाएगा। बदले बिहार में आप समझिए दरभंगा, कभी सोचा था कि दरभंगा में एयरपोर्ट एम्स बनेगा, कभी सोचा था पटना में मेट्रो आएगी, कभी सोचा था पूर्णिया में एयरपोर्ट बनेगा, कभी सोचा था कि नहीं सोचा था। लेकिन बदला बिहार जब एनडीए ने बिहार में सुशासन दिया। ठीक है प्रदीप जी, जिस तरीके से कल इंडिया गठबंधन का ये मैनिफेस्टो जारी हुआ और तमाम बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़ी बड़ी सौगातें दी गई और ये कहा गया कि अगर हमारी सरकार आती है, सत्ता में हम आते हैं तो हम कैसे हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। चिराग पासवान का भी देखा गया कैसे इस पर बयान सामने आ गया। वो कह रहे हैं कि वो पूरी तरीके से विपक्ष जान रहा है कि भाई हम आने तो वाले हैं नहीं सत्ता में, कुछ भी लिख दो मैनिफेस्टो में, क्या ही फर्क पड़ता है। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए भारतीय जनता पार्टी उनके नेताओं ने बताया कि हम रोजगार किसे मानते हैं। अगर कोई बेरोजगार नौजवान अपने पिता से कुछ पैसे लेकर कढ़ाई और वो कलछुल खरीद कर एक ठेला कहीं से किसी साथी से लेकर पकौड़े तलना शुरू करता तो ये उस पर भी अपनी जिम्मेदारी बताते हैं कि देखो सरकार ने कराया। अगर कोई बेरोजगार नौजवान पिता से पैसा लेकर अगर कहीं टेम्पो लेकर चलाना शुरू करता है, सुनो ये भी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कराया, ये तुम्हारी अपनी कोशिश नहीं है, तुम्हारी अपनी कोशिश नहीं है, देश के प्रधानमंत्री ने कराया। और ये बात कर रहे थे कि चिदम्बरम जी से या किसी और जी से मिलके आने की बात कर रहे थे। हम तो कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री को एक बार सुब्रमण्यम जी से बात कर लेनी चाहिए। पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, चाइना से लेकर हर जगह तक की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और पूरा देश लगातार सुन रहा सुब्रमण्यम जी को। हमको लगता है कि आदरणीय सुब्रमण्यम जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और आधिकारिक रूप से वो घोषित नेता हैं और प्रधानमंत्री जी को कभी एक बार सुब्रमण्यम जी की भी बात मान लेनी चाहिए। अब आ जाइए बिहार पे बात कर लेते हैं। बिहार पे आज ये बात कर रहे हैं और आप बिहार, अभी अम्बेडकर जी पे इन्होंने बात की। ये वही पार्टी है जिनके पुरखों ने डॉक्टर अंबेडकर को नासिक के काला मंदिर में प्रवेश से न सिर्फ रोकने का प्रयास किया था बल्कि पूरे हिंदुस्तान में उनके पुतले जलाए थे। और जब बाबा भीमराव अंबेडकर हिंदू कोड बिल लेकर आए तो सबसे पहला कोई विरोध करने वाला संगठन था तो इन्हीं के पूर्वज थे। और आज ये प्रथा आज तक चली आ रही। अरे द्रौपदी मुर्मू जी को न तो आप अयोध्या बुलाते हो, ना यहाँ पर अभी जब आई उत्तर प्रदेश में तो ना मुख्यमंत्री जी जाते हैं ना गवर्नर जाते हैं। अरे कम से कम इतना प्रोटोकॉल का पालन तो किया गया था। आपका इतनी घृणा आपके अंदर है। और जब हम अभी तक एक आधिकारिक प्रवक्ता होने के बनाते ये बयान इन्होंने नहीं दिया कि काकोरी और उन्नाव की जो घटना है वो घृणित घटना है, आरोपियों को गिरफ्तार होना चाहिए, अभी तक नहीं बोले। और पूरी भारतीय जनता पार्टी के उनको समर्थन, ये पूरी बात आ जाने दीजिए, देखिए उनको पूरी बात कहने का मौका दिया आपने। अब आ जाइए आप बिहार पे बात कर लेते हैं। बिहार पे लगातार प्रधानमंत्री जी तमाम तरह की बात, जो हम ये कहते हैं अगर आदरणीय राहुल गांधी जी कहते हैं कि वोट के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी कुछ भी करेंगे तो उसका प्रमाण है। उसका प्रमाण ये है कि इन्होंने कहा था दिल्ली में यमुना जी साफ हो जाएंगी, यमुना जी साफ हो जाएंगी, यमुना जी साफ, एक नकली यमुना बना करके जिस तरीके से आपने वहां के बिहारियों की और वहां के पूर्वांचल में जो छठ मैया के आज को मानने वाले लोग हैं उनका मजाक उड़ाने की कोशिश की और बताया आप क्या प्रधानमंत्री जी यमुना में डुबकी लगा सकते थे क्या?
तो निश्चित तौर पर जो आप वादे करते हैं वो आपके वादे झूठे होते हैं और लगातार आप जुमलेबाजी करते हैं। ये पूरा देश समझ चुका है, देश का नौजवान समझ चुका है। आज बिहार पलायन के नाम पर जाना जाता है, आज बिहार अपराध के नाम पर जाना जाता है, आज बिहार किसानों की आमदनी कम होने पर जाना जाता है, आज महिला सुरक्षा में जिस तरह हिंसा महिलाओं के विरोध में हो रही है, बिहार उस पर जाना जाता है। इन मुद्दों से लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन एक हुआ है। आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय तेजस्वी जी और पूरा इंडिया गठबंधन, इंडिया ब्लॉक बिहार के गली गली कोचों में दौड़ रहा है और उन साथियों से उन मुद्दों पर बात कर रहा है। ठीक है, विकास जी जवाब दीजिए इस पर। देखिए प्रिया जी तमाम सी बातें करते हैं। सुब्रमण्यम का नाम लिया, मुझे लग रहा है कि आदरणीय सुब्रमण्यम जी के जो वक्तव्य है वो आदरणीय सोनिया जी के बारे में और परम आदरणीय राहुल गांधी जी के बारे में क्या क्या रहे हैं उन पर भी अभी इनसे प्रकाश ले लेना, बता देंगे उनके बारे में। दूसरी चीज देखिए, प्रधानमंत्री जी के बारे में नहीं बताएंगे। कांग्रेस पार्टी की पुरानी आदत है, जब हमने कहा कि आपने रोजगार कितने दिए तो दोबारा रोजगार की बात की इन्होंने नहीं की, क्योंकि इनका चेहरा बेनकाब हो गया, इसलिए दोबारा रोजगार पर नहीं बोले और तमाम तरीके का प्रोपेगेंडा सेट कर दिया कि नहीं साहब ये पैसे लेकर के ये करना। आपको मालूम है इस देश में सबसे ज्यादा स्टार्टअप अगर किसी सरकार में पंजीकृत हुए तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। आज 1.5 लाख से ज्यादा सवाल उठाया जा रहा है कि जो अडानी को 1 रुपए में जमीन दी गई थी उस पर चर्चा क्यों नहीं कर रही है सरकार, उस पर क्यों नहीं जवाब दे रही है? जी विकास जी देखिए, ये भी सवाल आज उठाया जा रहा है लगातार कि जो अडानी को 1 रुपए में जमीन दी गई इस पर चर्चा क्यों नहीं की जा रही है। मुझे लगता है कि यही तो व्यवहारिक बात है। 1 रुपए में जमीन दी गई, लेकिन किन शर्तों पर? उन शर्तों पर अन्य कंपनियों में भी टेंडर डाला था। हमने जो दरें सेट की थी सबसे कम दरों पर टेंडर अडानी की कंपनी ने डाला। अन्य कंपनियां थी, टोरेंट फार्मा थी, टाटा। राहुल गांधी कह रहे हैं, विकास जी राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब टेंडर की शर्तों पर सरकार किसानों के लिए नहीं उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। को मिल जाती, लेकिन राहुल गांधी जी को तो डीएलएफ को अपने जीजा जी को जमीन देनी थी। विकास जी इस पर क्या जवाब देंगे? किसानों के लिए नहीं, जो बड़े उद्योगपति के लिए सरकार काम कर रही है और यही वजह है कि अडानी को कैसे 1 रुपए में जमीन दी गई। जवाब है नहीं सरकार के पास। राहुल गांधी साफ तौर पर कह रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जवाब सुनना चाहिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जब टेंडर अनाउंस हुआ तो टेंडर की कुछ शर्तें थी, उन शर्तों के हिसाब से जिसने प्रति यूनिट सबसे कम बोली लगाई उसे वो टेंडर दिया गया और 1 रुपए की जमीन सबके लिए थी, ये कोई किसी के लिए नहीं थी। और उसमें टोरेंट पावर ने भी डाला, टाटा पावर ने भी टेंडर डाला, टेंडर सबने डाला। किसानों की जमीनें छीन कर दी जा रही है, ये कहा जा रहा है विकास जी। किसानों की जमीनें छीन कर उद्योगपतियों को जमीनें दी जा रही हैं, फिर किस बात की किसानों के हित की बात सरकार कर रही है? प्रिया जी, ये बात कांग्रेस पार्टी कहेगी कि कैसे जीजा जी ने जमीनें लेकर के डीएलएफ को दे दी थी। आपको याद है ना, पूरे देश को याद है डीएलएफ कंपनी को कोयलों के भाव जमीन खरीद करके जीजा जी ने दे दी थी। अब क्या कुछ कहेंगे ये जो आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि ठीक है किसानों की जमीनें छीन के कैसे बड़े उद्योगपतियों को देने का काम सरकार कर रही है और फिर झूठे वादे और झूठे जुमलेबाजी किसानों के लिए क्या ही जरूरत है? क्या कुछ फिलहाल इस पर जवाब देंगे? नहीं, डीएलएफ को देने की बात अगर हो रही है तो अगर कोई आरोपी है तो अभी तक वो बाहर कैसे है? हाँ, सरकार नाकाम है क्या? कानून अपना काम नहीं कर रहा है क्या? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जब हम ये बात कहते हैं तो जब चूंकि यहीं अब इन्होंने डीएलएफ की बात कर दी, दूसरे प्रदेशों की बात करते हैं, हम उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में आज की डेट में अयोध्या में जिलाधिकारी वहां के किसानों पर दबाव डालकर गुजरात के व्यापारियों को जमीन रजिस्ट्री करने की न सिर्फ दबाव डाला बल्कि करवा रहा है। पूरे सराउंडिंग एरिया में, हम कहते हैं सरियावा हो, मवई हो, मावा हो, पुरानी बाजार हो, मौसीवाला हो, सारी जमीनें, ये सारी जमीनें गुजरात के व्यापारियों को नाम बाकायदा दबाव बना के रजिस्ट्री कराई जा रही है और पूरे के पूरे वहां पर भारतीय जनता पार्टी के दलाल वहां पर मौजूद है। पूरी तरीके से ऑफिस खोल कर बैठे हुए। यही कारण है कि अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी के हारने का कारण भी यही है। वहां का किसान आज पूरी तरीके से, और इतना ही नहीं, जब आप बनारस पहुंचते हैं, बनारस में जो टेम्पो चल रहा है वो भी गुजराती व्यापारी का टेम्पो चल रहा है, वहां बनारसियों का टेम्पो नहीं है, वहां पर गुजराती व्यापारियों का टेम्पो चला। पूरी की पूरी व्यवस्था आज आप उत्तर प्रदेश के कहीं भी किसी भी व्यवस्था में चला जाइए, आज
आज वहां का नौजवान अगर कहीं कॉन्ट्रैक्टर है तो वो पेटी कॉन्ट्रैक्टर है। पूरी का पूरा सिस्टम गुजरातियों के हाथ में है। ये उत्तर प्रदेश की स्थिति है, यही स्थिति बिहार की होने वाली है। और यही इसीलिए बिहार का नौजवान ने तय कर चुका है कि अब बिहार का डीएनए पूछने वाले लोगों को बिहार से बाहर खदेड़ने का काम करेंगे। जमीन पर अमित शाह 12 लाख करोड़ के घोटाले का आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगा रहे हैं जी। 12 लाख करोड़ घोटाले का आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी पर। आज भी अमित शाह जिस तरीके से बिहार पहुंचे और साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई कैसे कांग्रेस तो 12 लाख करोड़ का घपला करती है, घोटाला कर रही है। क्या ही विश्वास करेंगे बिहार वासी? नहीं, निश्चित तौर पर बांग्लादेशी बिहार आ जा रहे हैं। कांग्रेस लेके आ रही है। वहां पे घुसपैठिए वहां नकली वोट डाल रहे हैं, कांग्रेस करा रही है। 12 लाख करोड़ों का घोटाला हो रही है, कांग्रेस करा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अमित शाह जी चुपचाप बैठे हुए। इतने कमजोर लोगों को तो इस्तीफा देना चाहिए था। अभी तक इस सरकार में है कैसे कि इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है। लगातार बांग्लादेशी बिहार आ रहे हैं, रोहिंग्या बिहार आ रहे हैं, बांग्लादेशी बिहार आ रहे हैं, उनका आधार बन जा रहा है। और वहां पे भी डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी वहां आधार बन जा रहा है, वोटर आईडी कार्ड बन जा रहा है, और सब अभी भी निकल नहीं रहे। अभी भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, न बांग्लादेश भेजे जा रहे हैं। और हमारे गृह मंत्री जी पूरी तरह से मजबूत है, क्योंकि विपक्ष ये करा रहा है, तो तुम्हें सरकार क्या कर रही भाई? तो निश्चित तौर पर ऐसी कमजोर सरकार को, जहां जो सरकार बांग्लादेशियों को बिहार में आने से रोक नहीं पाई, तो बिहार के नौजवानों ने तय किया ऐसी कमजोर सरकार को बिहार के नौजवानों को नहीं चाहिए। ठीक है, आदेश शुक्ला जी से फाइनल स्टेटमेंट लेना चाहूंगी। आदेश जी, क्या कुछ कहेंगे? जिस तरीके से देखा जा रहा है ये बयानबाजी नहीं रुक रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए, क्या कुछ छवि जो है इस वक्त नजर आ रही है बिहार चुनाव से पहले? देखिए, हमारे बगल में पड़ोस में पड़े साथी बैठे हैं, उन्होंने साफ कह दिया है कि बिहार में इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और हमारे सामने स्क्रीन पे जो हैं बीजेपी के प्रवक्ता, उन्होंने भी बता दिया कि देखिए एनडीए मजबूत है। और एनडीए सरकार बनाने जा रहा है, और हमारी सरकार वहाँ है। ऐसा नहीं कि बनने जा रही है, हम फिर से सरकार बनाएंगे। तो ये जो रैलियों का दौर है, ये जो रस्साकसी है, और जो इलेक्शन का माहौल है, वोटर बड़ा जागरूक है। बिल्कुल, वोटर को सब पता है वोट किसे करना है, कब करना है, कितना करना है, ये वोटर जानता है। और बिहार का वोटर बहुत समझदार है। बिहार का वोटर समझदारी इसलिए कह रहा हूं कि वो सही शासन और प्रशासन को चुनता है। और लंबे समय से देखा जा रहा है कि बिहार का वोटर एक ही तरफ क्यों है। इसके पीछे भी कोई रिजल्ट होगा, कोई चीज़ें होंगी कि वो एक ही तरफ क्यों है। ऐसा कि वो एकदम से कुछ भी नहीं होता है, और शासन प्रशासन को चुनने के बाद हम कहते हैं ठीक है, हो सकता है नीतीश जी में कई बुराइयां होंगी। तो इसके पहले चुनाव हुआ था, तो फुल फ्लैश गवर्नमेंट आ जानी चाहिए थी। हो सकता है उनका काम अच्छा रहता, हो सकता है उनको मौका नहीं मिला। तो ये देखना तो ये है कि इलेक्शन में वोटर किधर जाएगा और कौन कितने अपने वोट बैंक को कैसे समेट सकता है, ये एक बड़ा विषय रहेगा कि महागठबंधन अपने वोट बैंक को कैसे समेट सकता है, कि एनडीए अपने वोट बैंक को कैसे समेट सकता है। ये तो हम लोग को 14 तारीख के बाद पता चलेगा। ठीक है, डिबेट को यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विवेक पांडे जुड़े हुए थे, साथ ही कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ प्रदीप सिंह जी जुड़े हुए थे, और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ आदेश शुक्ला जी जुड़े हुए थे। तो आज देखा गया किस तरीके से बिहार की धरती पर कैसे धुआंधार रैलियां जो है, जो जनसभाएं हैं, वो देखने को मिली। और बिहार में जो आज दृश्य देखने को मिला वो ये बताता है कि जनता भी इस चुनाव में बराबर की भागीदार है। गांव गांव में चौपालों से लेकर शहरी चौराहों तक चर्चा सिर्फ एक कि कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री। भीड़ दोनों ओर उमड़ रही है, लेकिन स्पष्ट लहर
किसके पक्ष में है, ये साफ तौर पर देखने को मिल जाएगा। मतदाता अब वादों से ज्यादा काम की तुलना जो है वो करने लगे और बिहार की राजनीति हमेशा से जातीय समीकरणों पर टिकी रही है, लेकिन इस बार दलित, पिछड़ा और युवा वोट निर्णायक काफी माना जा रहा है और एनडीए का झुकाव शहरी वोट बैंक की ओर दिख रहा है। जबकि महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन ग्रामीण और अल्पसंख्यक मतों पर फोकस कर रहा है। तो सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो देखिए, बिहार में जो चुनाव है वो काफी अब पास आ चुका है, नजदीक आ चुका है और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी हम लगातार अब देखेंगे। और देखिए जिस तरीके से जो सवाल खड़े करने का काम किया जा रहा है, चाहे वो एनडीए की तरफ से हो या फिर इंडिया गठबंधन की तरफ से, वो भी जारी है और ऐसे ही देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।